नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11वीं के जीव जगत में विविधता का पहला चैप्टर जीव जगत पढ़ेंगे। यह चैप्टर नीट, पीएटी, पीवीएफटी, पीएनएसटी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। जीवन क्या है? जितने भी जीव होते हैं वे जीव युक्त पदार्थ जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं के बने होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक जेली के समान पदार्थ है। प्रोटोप्लाज्म जैसे कि यह कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले पदार्थ को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म सभी जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवन संगठित जीवधारियों का रूप है जिनमें निश्चित रूप और आकार होता है। जितने भी जीव होते हैं उनका निश्चित रूप होता है, आकार होता है। सभी जीव में वृद्धि, गति, जनन आदि के गुण पाए जाते हैं और जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब उपापचय क्रियाएं संचालित होती रहती है। इस प्रकार से ये सभी गुण जीवों में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर। जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर की संरचना जो है जटिल होती है और जीवद्रव्य उनके अंदर पाया जाता है, लेकिन निर्जीवों में कोई जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। सजीवों का आकार आकृति निश्चित होती है, लेकिन निर्जीव का आकार आकृति निश्चित नहीं होती है। सजीवों के अंदर उपापचयी क्रियाएं चलती रहती है, इनमें श्वसन चलता है, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं भी चलती रहती है, लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई क्रियाएं नहीं चलती। सजीवों के अंदर जन्म, वृद्धि, प्रजनन, काल प्रभावन, मृत्यु अवस्था आदि सभी देखने को मिलती है, लेकिन निर्जीव में ऐसी कोई अवस्था नहीं होती है। सजीव में अनुकूलन होता है, मतलब कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन निर्जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में न तो कोशिका होती है, न ऊतक होते हैं और न ही अंग होते हैं। सजीवों के अंदर गति और प्रचलन दोनों देखने को मिलता है, लेकिन इनमें गति और प्रचलन नहीं पाया जाता है। अब हम जीवों का संगठनात्मक स्तर पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कोशिका से भी और छोटा स्तर देखें तो सबसे छोटा स्तर परमाणु है। परमाणु आपस में रिएक्शन करके अणु एवं यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी परमाणु हैं। इन्होंने आपस में रिएक्शन की और अणु एवं यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिले तो हाइड्रोजन का अणु बना, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिले तो ऑक्सीजन का अणु बना। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल H2O बनाते हैं। इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार अणु और यौगिक का जब निर्माण हुआ तो इनमें से जिन अणु और यौगिकों के अंदर जीवन का गुण आया वे सजीव बन गए और जिनके अंदर जीवन का गुण नहीं आया वे निर्जीव बन गए और निर्जीव आगे जाके कोलोइड क्रिस्टल मिश्रण में परिवर्तित हुए। इस प्रकार से निर्जीव भाग अलग बना और सजीव भाग अलग बना। जिन अणु एवं यौगिकों के माध्यम से जीवित संरचना बनी वह जीवित संरचना है कोशिका। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब कोशिकाओं का जब कोशिकाओं का समूह मिला तो उसने ऊतक मतलब कि टिश्यू का निर्माण कर दिया। अब ऊतक ऊतक के भी अलग अलग काम होते हैं। इस आधार पर ऊतकों ने भी अपना एक समूह बना लिया अलग अलग और अंगों का निर्माण किया। इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाया, ऊतकों का समूह अंग कहलाया। अब जितने भी अंग थे उन अंगों ने भी अपना एक समूह बना लिया और अंगों के समूह ने बनाकर अंग तंत्र का निर्माण किया। ये पूरा एक अंग तंत्र है और अंग तंत्र ने मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण किया। इस प्रकार से जीवधारी का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीवधारी जो है वो कोशिका से मिलकर बना है और कोशिका से भी सबसे छोटी संरचना देखें तो वह परमाणु है। इस प्रकार से जीवधारियों ने आपस में मिलकर जीव संख्या का निर्माण किया और जितने भी जीव संख्या थी उन्होंने समुदाय का निर्माण किया और समुदाय ने आपस में मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया। इसमें जितने भी जीव और पौधे हैं और सभी को सम्मिलित किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र ने आपस में मिलकर जैव मंडल का निर्माण किया और इस प्रकार से पूरे सजीव जगत का निर्माण हुआ है। इस अध्याय में हम सजीव जगत के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ते हैं जीवन के अलग अलग स्तरों के बारे में। सबसे पहला है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में सबसे छोटा होता है परमाणु। परमाणु आपस में रिएक्शन करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये डीएनए है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। केमिकल लेवल आगे सेलुलर लेवल में परिवर्तित होता है। कोशिकीय स्तर में सबसे पहले जैसे कोशिका है, कोशिका के निर्माण में जितने भी अणु और यौगिक थे उन्होंने सहयोग किया और कोशिका का निर्माण किया, जैसा कि ये एक स्मूथ मसल सेल है। अब सेल्यूलर लेवल आगे टिश्यू लेवल में परिवर्तित होता है, जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, इसका एक समूह बना और इसने स्मूथ मसल टिश्यू का निर्माण किया, मतलब कि ये जो है एक पेशी ऊतक बन गए। टिश्यू लेवल आगे जाके ऑर्गेन लेवल में परिवर्तित हुआ, जैसे कि स्मूथ मसल टिश्यू ने आगे जाके स्मूथ मसल टिश्यू लेयर का निर्माण किया, मतलब कि इसने आमाशय के चारों ओर भित्ति पर अपना अपना कार्य संपादित करने के लिए निर्माण किया। और ये आगे जाकर सिस्टम लेवल में परिवर्तित। सिस्टम लेवल में अलग अलग अंगों ने आपस में मिलकर पूरा एक अंग तंत्र का निर्माण किया, जैसे कि इसमें यह लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सभी ने मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण किया। यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि पाचन तंत्र है। इसी प्रकार सिस्टम लेवल आगे जाकर पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। अब हम सजीवों की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सम स्थापन, सम मतलब कि समान, स्थापन मतलब स्थापना करना, इसको इंग्लिश में होम्योस्टेसिस कहते हैं। मतलब कि किसी तंत्र का किसी तंत्र का वह गुण जिसके द्वारा वह अपने आंतरिक पर्यावरण में आवश्यक परिवर्तन करके ताप, पीएच आदि को नियत रखता है, उस स्थिति को बोलते हैं समस्थापन। मतलब कि हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो कि आंतरिक पर्यावरण को मेंटेन बनाए रखता है, उसके ताप को मेंटेन करके रखता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है, ताकि शरीर के अंदर विभिन्न उपापचय क्रियाएं नियमित रूप से संचालित होती रहे। होम्योस्टेसिस शब्द जो है डब्ल्यू बी केनॉन ने 1932 में दिया था। तंत्र की बात करें, मतलब सिस्टम की बात करें, तो दो प्रकार का हो सकता है, खुला तंत्र और बंद तंत्र। जैसे कि खुला तंत्र और बंद तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। खुला तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जो वातावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय कर सकता है, मतलब दोनों का आदान प्रदान कर सकता है, उसको हम बोलते हैं खुला तंत्र। यह खुला तंत्र जो है एक जैविक तंत्र के समान होता है, मतलब हमारा जो जैविक तंत्र है वो एक खुला तंत्र है, क्योंकि जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के साथ ही हमारे शरीर में श्वसन होता है और श्वसन होने के साथ CO2 को बाहर विमुक्त कर देते हैं, तो यह एक खुला तंत्र हुआ। हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यह एक खुला तंत्र होगा। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्याग देते हैं, खुला तंत्र है। इस प्रकार से जितना भी जैविक तंत्र होता है वह एक खुला तंत्र होता है। अब बात करते हैं बंद तंत्र की। बंद तंत्र जो है वह तंत्र जो वातावरण के साथ ऊर्जा और पदार्थ का विनिमय नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं बंद तंत्र। जितने भी निर्जीव होते हैं वह बंद तंत्र होता है। उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं चल रही है, उन जैव रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। हमारे शरीर में, पौधों में, सभी में जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती रहती है। इन्हें हम जो है उपापचय कहते हैं। जैसे कि श्वसन हुआ, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हुआ, ये सभी उपापचय क्रियाएं हैं। ये निर्माणात्मक भी हो सकती है और विनाशात्मक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। तो उपापचय को दो भागों में बांटा गया है। उपचय मतलब एनाबोलिज्म, अपचय मतलब कैटाबोलिज्म। उपचय का अर्थ होता है कि शरीर में कुछ चीज का निर्माण होना, जैसे कि शरीर में सामान्य अणु से प्रोटोप्लाज्म के बड़े अणुओं का निर्माण होना उपचय कहलाता है ना। इसमें निर्माणात्मक क्रिया के नाम से भी जाना जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ, जैसे पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल लेकर ग्लूकोज मतलब C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, तो इसमें निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम उपचय क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार अपचय मतलब कैटाबोलिज्म, ऐसी क्रियाएं जिसमें कि जटिल अणु से सरल अणु बनते हैं, जटिल अणु सरल अणु में परिवर्तित होते हैं और उससे ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है, इसे अपचय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि विनाशात्मक क्रियाएं, इसमें जैसे हमारे शरीर में अगर कोशिकीय श्वसन हो रहा है
श्वसन हो रहा है तो श्वसन में हम ग्लूकोज मतलब कि भोज्य पदार्थ लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है, उससे सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और साथ ही ऊर्जा विमुक्त होती है। यह जो है एक अपचय अभिक्रिया है। अगली विशेषता हम पढ़ते हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन का अर्थ यह होता है कि जितने भी जीव होते हैं वे अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता रखते हैं और इसी क्षमता को हम बोलते हैं अनुकूलन। समस्त जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वातावरण या स्थिति के अनुसार अपने आप को उस योग्य बना लेते हैं, मतलब उस योग्य ढाल लेते हैं। उसे हम अनुकूलन या एडप्टेशन कहते हैं। यह अनुकूलन जो है दो प्रकार का हो सकता है, दीर्घ अनुकूलन और लघु अनुकूलन। मतलब दीर्घ अनुकूलन जो लंबे समय तक चलता है और लघु अनुकूलन जो है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन जो है वो कुछ ही समय तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि मरुस्थलीय पौधों पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। जितने भी मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जो तना है, पत्ती है, उसके ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो कि पानी जो रहता है पौधे के अंदर उसको बाहर निकलने से रोकता है और साथ ही पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। सील जैसे जलीय जीव की त्वचा में वसा की मोटी परत पाई जाती है। अब ये वसा की जो मोटी परत होती है ये इनकी त्वचा को पानी से सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही टेम्परेचर जो रहता है उससे भी सुरक्षा प्रदान करती है। पक्षियों में चोंच का पाया जाना यह जो है दीर्घकालिक अनुकूलन है। इनमें चोंच जो है फलों को खाने और किसी चीज को खरीदने में मदद करती है। अधिक समय तक धूप में रहने पर मिलेनिन का जमा हो जाता है और हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। यह जो है एक शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन मतलब कि लघु अनुकूलन है। जैसे कि हम धूप में जाते हैं हमारी त्वचा काली हो जाती है, लेकिन अधिक समय तक अगर हम छांव में रहते हैं तो हमारी त्वचा वापिस जो है गोरी होने लग जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ को चिकित्सीय मृत्यु के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर में हृदय की गति व नाड़ी गति रुक जाती है तो इस स्थिति को क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। इस स्थिति में हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। बायोलॉजिकल डेथ जिसे हम जैविक मृत्यु के नाम से जानते हैं। क्लिनिकल डेथ के बाद शरीर की कोशिकाओं की मृत्यु होना शुरू हो जाती है तो इस स्थिति को बायोलॉजिकल डेथ के नाम से जाना जाता है। बायोलॉजिकल डेथ के कुछ समय पहले और क्लिनिकल डेथ के तुरंत बाद कोशिकाएं जीवित रहती है। इस स्थिति में अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ के बाद जब कोशिकाएं मर जाती है तब अंगों का प्रत्यारोपण संभव नहीं है। सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं जो होती है वो ब्रेन की कोशिकाएं मतलब मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है जो सबसे अंत में मरती है। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी जैसे कि काल प्रभावन के अध्ययन को हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। अब काल प्रभावन होता क्या है? काल प्रभावन हमारी जो एज है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एज जो बढ़ रही है इसके अध्ययन को हम काल प्रभावन कहते हैं और काल प्रभावन के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। अब हम कुछ जंतुओं के जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मे फ्लाई, मक्खी जो होती है उसका जीवन काल 1 दिन का होता है। 1 दिन इसका जीवन काल है, इस समय ये जीवित रहती है। हॉर्स मतलब कि घोड़ा, घोड़े का जीवन काल 45 साल होता है, 45 साल तक ये जीवित रहता है। इंडियन एलिफेंट भारतीय हाथी का जीवन काल 70 साल होता है। पेरोट्स पेरोट्स का जीवन काल 140 साल। टॉर्टोइस कछुए का जीवन काल 200 साल होता है। बनियन ट्री बरगद का जीवन काल 200 साल होता है और साथ ही सिकोया एक प्लांट है जिसका जीवन काल सबसे अधिक 3000 साल होता है। अब हम वर्गीकरण विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जीवों को विभिन्न वर्गों या समूहों में क्रमानुसार रखा जाना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। संसार में असंख्य जीव है, जैसे कि पादप जंतु, जीवाणु, वायरस आदि कई सम्मिलित किए गए हैं। इनका रंग, रूप, आकार, प्रकृति अलग अलग होती है। इस आधार पे इनको हम एक साथ एक ही समूह में या एक ही क्रम में नहीं रख सकते ताकि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता लगी। वर्गीकरण में इन सभी जीवों को एक निश्चित क्रम से एक निश्चित समूह में रखा जाता है ताकि इन्हें पहचाना जा सके। वर्गीकी, टेक्सोनोमी। वर्गीकी टेक्सोनोमी दो शब्दों टेक्सिस और नोमोस से मिलकर बना है। टेक्सिस का अर्थ होता है क्रम और नोमोस का अर्थ होता है नियम, मतलब कि क्रम से रखने के नियम को हम टेक्सोनोमी कहते हैं।
जीवों का वर्गीकरण करना टेक्सोनोमी के अंतर्गत आता है। जीवों का नामकरण, पहचान आदि का अध्ययन टेक्सोनोमी के अंतर्गत किया जाता है। टेक्सोनोमी में हम किसी भी जीव को पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं और उसे निश्चित वर्ग या समूह में रखते हैं और वर्गीकरण करते हैं उसका। अब सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक्स का अर्थ है क्रमबद्धता। सिस्टमेटिक्स सन 1813 में कैंडल ने टेक्सोनोमी शब्द दिया। इन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन मतलब पौधों का जब क्लासिफिकेशन किया था उस समय इस टेक्सोनोमी शब्द का प्रयोग किया था। कार्ल लिनियस मतलब केरोलस लिनियस 1735 में इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने सिस्टेमेटिक्स के आधार पर ही कई जो है जीवों का वर्गीकरण किया। नामकरण नोमेनक्लेचर, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय उसका नामकरण करना अति आवश्यक है। अगर किसी जीव का नामकरण करेंगे तभी उसका वर्गीकरण किया जा सकता है और उसे निश्चित वर्ग में रखा जा सकता है। जीवों का नामकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, साधारण या देसी नाम पद्धति के आधार पर, वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम के आधार पर। सबसे पहला है साधारण या देसी नाम। इस पद्धति के आधार पर विभिन्न जीवों का नाम जो है वहां की क्षेत्रीय भाषा, उस देश के नाम पर या निश्चित स्थान के नाम पर किया जाता था, जिसके कारण एक ही जीव के कई नाम हो जाते थे। जैसे कि एक ही जीव के नाम अलग अलग हो जाते। जैसे गोरेया को भारत में गोरेया कहा जाता है, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहा जाता है, स्पेन में पॉर्डर कहा जाता है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए एक ही जीव के लिए पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, उसके लिए वैज्ञानिक पद्धति मतलब साइंटिफिक नेम की पद्धति सामने आई, जिसमें कि एक ही जीव का नाम जो है पूरे विश्व में एक ही हो। दूसरा है वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम। ऊपर की जो समस्या है, उपयुक्त समस्या के निवारण के लिए जीवों के एक ही नाम पर सहमति की गई, मतलब कि जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए एक ही वैज्ञानिक नाम दिया गया और इस आधार पर उस जीव को एक ही नाम से जाना जाने लगा। वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम में सबसे पहले बहुपद नामकरण पद्धति आई, जो कि असफल रही क्योंकि उसमें एक ही जीव का नाम जो है कई पदों में लिखा जाता था, इसलिए बहुपद पद्धति खत्म हो गई। उसके बाद द्विपद नामकरण बाइनोमियल सिस्टम आया। इस सिस्टम को द्विपद नामकरण पद्धति को केरोलस लिनियस ने दिया। केरोलस लिनियस से पहले एक वैज्ञानिक है गेस्पार्ड बोहिन, इन्होंने 1623 में पाइनेक्स नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया था, लेकिन द्विनाम पद्धति के बारे में श्रेय जो है केरोलस लिनियस को जाता है। द्विपद नामकरण पद्धति में जीवों का नाम जो है दो पदों में लिखा जाता है। इसका पहला पद होता है जीनस यानी वंश और दूसरा होता है स्पीसीज यानी जाति। जब जीवों का नाम दो पदों में लिखा जाता है, जिसमें पहला पद जीनस यानी वंश होता है, दूसरा स्पीसीज यानी जाति होती है, तो उसे द्विनाम पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति को केरोलस लिनियस ने दिया था। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गोरेया का वैज्ञानिक नाम है पेसर डोमेस्टिकस। पेसर डोमेस्टिकस में पेसर इसका वंश यानी जीनस है और डोमेस्टिकस जो है इसकी जाति यानी स्पीसीज है। इस प्रकार से यह जो है वंश और जाति दो पदों के आधार पर नाम दिया जाता है और इस नाम को पूरे विश्व में एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो साधारण नाम की जो समस्या है उस समस्या को वैज्ञानिक पद्धति ने दूर कर दिया। त्रिपद नामकरण पद्धति ट्राइनोमियल सिस्टम, इस प्रकार की जो पद्धति में जीव का नाम तीन पदों में लिखा जाता है। पहला जीनस यानी वंश, दूसरा स्पीसीज यानी जाति और तीसरा सब स्पीसीज यानी उपजाति। जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब त्रिपद नामकरण पद्धति में उसका नाम बना है तो होमो सेपियंस सेपियंस। इसमें होमो इसका वंश है, सेपियंस इसकी जाति है और सेपियंस इसकी उपजाति है। इसी प्रकार गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस वंश, रोजा स्पीसीज और साइनेंसिस इसकी सब स्पीसीज यानी उपजाति है। इस प्रकार से त्रिपद नामकरण पद्धति भी होती है, लेकिन अधिक श्रेय जो है द्विनाम पद्धति को ही जाता है, जो कि केरोलस लिनियस ने दी थी। अब हम कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिनियस, केरोलस लिनियस को हम कार्ल वॉन लिने के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम है केरोलस लिनियस का कार्ल वॉन लिने, लेकिन इन्हें केरोलस लिनियस कहा जाता है। केरोलस लिनियस इन्होंने भी अपने नाम को द्विपद नामकरण पद्धति के आधार पर केरोलस लिनियस बना दिया था। इसके बाद वैज्ञानिक नाम जो है वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, इसमें परिवर्तन होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जैसे कि
मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस लीन। इस होमो सेपियंस लीन में लीन का अर्थ क्या है? लीन का अर्थ लीनियस है, मतलब केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस ने मानव का जो द्विनाम पद्धति के आधार पर नाम बनाया था होमो सेपियंस, इसलिए इस होमो सेपियंस के बाद में लीन नाम जुड़ गया, जो कि लीन एक वैज्ञानिक का नाम है, न कि सब स्पीसीज का। इसी प्रकार जो नामकरण के लिए कुछ संस्थाएं गठित की गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे आईसीबीएन। आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यह जो संस्था है जितनी भी वनस्पति जाति है, जितनी भी पादप जाति है, उनके नामकरण के लिए गठित की गई है। इसी प्रकार आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यह संस्था जो है जितने भी जंतु हैं उन जंतुओं के क्लासिफिकेशन, उनके नामकरण के लिए, उनके वर्गीकरण के लिए संस्था गठित की गई है। अब हम कुछ एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें दिख रहा है चूहा, रेट। चूहा का वैज्ञानिक नाम है रेटस रेटस। रेटस इसका वंश और रेटस इसकी जाति, तो इसलिए इसका जो वैज्ञानिक नाम हुआ रेटस रेटस। इसी प्रकार यह हमें एक बिल्ली दिख रही है, इस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस केटस। जैसा कि फेलिस और केटस, फेलिस इसका वंश है और केटस इसकी जाति है। इसी प्रकार चिड़िया दिख रही है, चिड़िया का जो वैज्ञानिक नाम है पेसर डोमेस्टिकस है। पेसर डोमेस्टिकस चिड़िया का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार मछली, मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो लेबियो रोहिता। लेबियो इसका वंश, रोहिता इसकी जाति है। इसी प्रकार मछलियों में भी कई प्रजातियां हैं, इसी प्रकार उसका वैज्ञानिक नाम भी चेंज हो सकता है। इसी प्रकार कंगारू दिख रहा है, इस कंगारू का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैक्रोपस है। मैक्रोपस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार ये एक सांप दिख रहा है, इसका अजगर दिख रहा है, इसका नाम है पाइथन। पाइथन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार एक बाघ दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, इसका वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा टाइग्रिस। इसी प्रकार में एक शेर दिख रहा है, इस शेर का जो वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा लियो। अब हम कुछ प्लांट्स के वैज्ञानिक नाम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो पौधे दिख रहा है मटर, मतलब मटर के बीज दिख रहे हैं, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। पाइसम इसका वंश है और सेटाइवम इसकी जाति है। इसी प्रकार हमें गेहूं दिख रहा है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका वैज्ञानिक नाम है। सरसों, सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार लहसुन, लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटाइवम। मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। और इस प्रकार प्याज, प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। इसी प्रकार से हमें और भी जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली प्लांट्स है, इसके अलावा कुछ एनिमल जीव है, उन सभी के वैज्ञानिक नाम हमें याद होना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। और अधिक बायोलॉजी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।